आज आप लोग को 10वीं कक्षा का एक पाठ है, अध्याय है, जो हिंदी में हमेशा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है। इसका नाम है, आपको बोलते हैं विष के दांत। विष के दांत, और यह बड़ा ही उत्तम और एक मर्मिक कहानी, विष के दांत। आपको यह अमीरी और गरीबी के बीच में एक तुलनात्मक, लेकिन तुलना करता है, उपमा और उपमेय को दर्शाता है। आपको बतलाते हैं कि इस कहानी के कुछ पात्र हैं, उनको समझ लेंगे। गिरधर, इसमें गिरधर एक नौकर है, और नौकर किसका है? तो मेन नायक जो सेन साहब है, उनका गिरधर नौकर है। सेन साहब इस कहानी के एक नायक कह सकते हैं। कासु मालिक का बेटा है, लेकिन छोटा मालिक कह सकते हैं, लेकिन सेन साहब का पुत्र है। मदन नौकर का बेटा है। इस बात से यह उजागर होती है कि यह कहानी जो है एक घर परिवार की और आपसी घरेलू विवादों को यह उजागर करती है कहानी। लेखक बड़े सुनहरे शब्दों में लिखे, बोलचाल के भाषा में इस कहानी का कुछ संबंध आपको बोलते हैं कि मनोविज्ञान पर है, और कुछ बंगाल के भाषा का भी प्रयोग किया गया है। जैसे आपको इसमें पढ़ने के लिए आ जाएगा खोखा खोखी, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है, खोखी। तो खोखा खोखी बंगाली भाषा है, जिसका अर्थ होता है पुत्र और पुत्री। जैसे अपने यहाँ के भाषा में हम लोग क्या करते हैं कि मिथिला के भाषा में कहा जाता है धिया पुता। धिया पुता का अर्थ भी संतान ही होता है। उसी प्रकार से इसमें आएंगे खोखा खोखी, पुत्र या पुत्री। ठीक है। कहानी की शुरुआत आपको सेन साहब के घर से होती है। सेन साहब एक बहुत अमीर घराने से अपना संबंध रखते हैं। सेन साहब के पास नौकर, चाकर, मोटर, गाड़ी, महल, अटारी सब कुछ है, लेकिन कह सकते हैं कि सब तरह से सेन साहब परिपूर्ण है। सेन साहब काफी अमीर है और सब तरह से परिपूर्ण है। सेन साहब के पास संतान है भी और नहीं भी है। यहां पर बड़े एक दुविधा भरे शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, और इस समाज में कहने का अर्थ है बेटा की मान्यता सबसे अधिक है, और लड़की जिनके पास रहता है उनको लोग कहते हैं कि, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि अरे उनके पास संतान नहीं है, निर्वंश है। अब कुछ लोग कहते हैं कि चलिए ना, वंश है ना, बेटी है ना। इसलिए लेखक कहते हैं कि सेन साहब के पास पुत्र भी है, और कह सकते हैं कि कहने का संतान भी है और नहीं भी है। क्योंकि सेन साहब के पास आपको लड़के की राह देखते देखते सेन साहब 5 बेटियों के पिता बन चुके हैं। अब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सेन साहब के पास कितनी लड़कियां थी, तो 5 बेटी की पिता बन चुके हैं। इनको अब संतान न होगा ऐसा सब कोई कहना आरंभ कर दिया है, और सेन साहब भी उम्मीद हार गए हैं कि चलिए ना, अब हमको शायद भगवान बेटा न देंगे। उम्र सेन साहब का ढलने लगा, और ऐसा उनका सोच है। अब नतीजा ये है कि आपको बताते हैं कि अब सेन साहब क्या करते हैं कि व्यवहार से 12 उत्तम गुण के हैं सेन साहब। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से विवाद नहीं, सबसे प्रेम से बातचीत करना, सबका आदर सत्कार करना। अब क्या है कि सेन साहब के घर एक नौकर है, जिस नौकर का नाम गिरधर लाल है। एक गिरधर लाल को बोलते हैं बड़े ही प्रेम से कि बेटा गिरधर, चाहे उनको भाई ही बोल सकते हैं, बड़े प्रेम से बुलाते हैं कि आप यह काम कर लीजिए। कोई भी थोड़ा सा त्रुटि भी हो जाता है
तो उसे प्यार और दुलार से समझा देते हैं कि आप इस तरह के काम यहां पर कीजिए। गिरधर अपने मालिक के बर्ताव से बड़ा खुश होते हैं। कौन? नौकर, क्योंकि प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। अब एक दिन का बात है कि बोलते हैं कि यह सेन साहब गिरधर से कहता कि गिरधर तुम प्रत्येक शाम को कहां चले जाते हो? कहीं किराए का मकान लिया है? तो गिरधर कहता है कि जी मालिक। तो सेन साहब कहते हैं कि अरे इतना बड़ा हवेली है, बैठका है, कहने का अर्थ है कि घर गुआस है, गुआस वगैरह बोलते हैं, बैठका दलान वगैरह है, ये सब किस काम का है? तुम क्या कर लो कि आकर इसी में तुम क्या कर लो कि रहने का कार्य करो। यह शब्द आपको बोलते हैं कि गिरधर को सेन साहब कहते हैं। यह एहसान तले दबने लगता है। अब गिरधर कहता है कि मालिक हो तो मेरे मालिक के जैसा। उनमें आपको बोलते हैं कि एक भगवान का रूप इनको दिखाई देने लगता है, क्योंकि फैक्ट्री में मान सम्मान से लेकर घर तक ले व्यवहार को लेकर गिरधर काफी खुश होता है। और गिरधर सेन साहब का जो दलान है, बंगला है, उसी में रहने का कार्य लगता है करने, या उनके पास लगता है रहने। समय बीतता जाता है और से गिरधर को एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम वह मदन रखता है। और कुछ दिनों के बाद जब मदन कुछ बड़ा होता है, तब तक सेन साहब के घर भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी का आगमन होता है। जब सेन साहब उम्मीद हार चुके थे कि मुझे बेटा नहीं होगा, जीवन का जो काल चक्र है वह बीत रहा था, लेकिन उम्र ढलने के क्रम में था, तो एगो अपवाद खबर इनको सुनने को मिल गया कि सेन साहब की पत्नी मां बनने वाली है। और उम्र ढलने के क्रम में सेन साहब को एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम वह कासू रखते हैं। ठीक है, सेन साहब को एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम वह, कहने का अर्थ है कि कासू रखते हैं। अब बड़े दुलार से, प्रेम से घर में खुशियां भर जाती है और सब कोई एक दूसरे की तरफ प्रसन्न नजरों से देखते हैं। अब सेन साहब का जीवन पूरा सुखी संपन्न बीतने लगता है। लेकिन यहां पर एक बदलाव होने लगता है। जब सेन साहब को बेटा नहीं था तो सेन साहब सबसे प्रेम और स्नेह करते थे, लेकिन जब यहां पर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो सेन साहब का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। अब सेन साहब कड़क स्वभाव के हो जाते हैं। बात बात पर किसी को डांटना, बोलना, एकाएक इनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जो पहले गिरधर को प्रेम भरे दृष्टिकोण से देखता था, आज बताते हैं कि वह अब उनसे ईर्ष्या द्वेष की थोड़ा थोड़ा भावना रखने लगते हैं। अब नौकर और मालिक का बर्ताव करने लगते हैं। पहले तो अपना सा बर्ताव करते थे। अब वह दिन दूर नहीं रहता है जब आपको बताते हैं कि छोटी छोटी बात के लिए सेन साहब क्या करते हैं कि अपने लड़के की गलती ना देखते हैं। वह क्या करते हैं कि मदन को डांटने लगते हैं। मदन को बोलते हैं, गिरधर को बोलते हैं, सेन साहब को इतना ना दुलार और प्रेम सेन साहब कर रहे हैं अपने लड़का से कि सेन साहब का जो लड़का है वह बताते हैं कि खराब होने के क्रम में है। क्योंकि अत्यधिक दुलार के कारण सेन साहब का जो लड़का है जिसका नाम है कासू, वह खराब होने के क्रम में है। और आपको बताते हैं कि यहां पर कि अब उनका आचरण बिगड़ रहा है, क्योंकि यह कहानी का नाम भी है विष के दांव। अब अत्यधिक दुलार के कारण सेन साहब का जो लड़का है वह खराब होने के क्रम में। अब इधर देखिए, गिरधर का बेटा मदन है। अब मदन क्या है कि आपको गिरधर के रोज रोज डांट के कारण, रोज रोज फटकारने के कारण, रोज रोज पिटाई करने के कारण मदन भी है ना, जो गिरधर नौकर का बेटा है, वह भी गलत आचरण को अपना लिया है। इस कहानी का निष्कर्ष यहीं पे सामने आता है विष के दांव, कि जहरीला वस्तु या जहरीला जो चीज होते हैं साथ साथ रहते। यहां अत्यधिक दुलार के कारण इस लड़की के जीवन में
आपको जहर का आगमन हो जा रहा है। किसके? तो सेन साहब के बेटा के। और यहां अत्यधिक नफरत के कारण आपको मदन के कहने का अर्थ है कि मन में आपको विष का दांत निकल चुका है। इस कहानी का अर्थ यहीं पे स्पष्ट होता है। एक अत्यधिक दुलार के कारण विष के दांत सामने आए हैं और एक अत्यधिक आपको बोलते हैं नफरत के कारण। अब यह क्या है कि सेन साहब एक गाड़ी खरीदे हुए हैं जिनका रंग काला है और वह आपको बोलते हैं कि 750 रुपए की है, 7,500 की है। और आप लोग याद रखिएगा, उस गाड़ी को कोई नहीं छू सकता है, लेकिन कासू पर पाबंद नहीं है। उनका इकलौता बेटा है, वो उसे छू सकता है। एक दिन का बात है कि मदन थोड़ा सा गाड़ी को छू देता है तो इनके ड्राइवर जो है मदन को बहुत ज्यादा मार देता है। इस पर मदन झगड़ बैठता है ड्राइवर से। तब तक सेन साहब आते हैं और सेन साहब जब देखते हैं उसको तो लगते हैं डांटने और बोलने लगते हैं कि अरे ऐसा नहीं लड़का आगे चलकर चोर, डाकू, आवारा, गुंडा, मवाली बनेगा, क्योंकि देखो गलती करके यहां पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। सेन साहब उनको डांटते हैं। कासू को कहने का अर्थ है अपने अपने बेटे की तरफ ना देखते हैं। यह समाज का एक दस्तूर है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है। दूसरे के बेटा में अगर थोड़ा सा अवगुण हो तो उसको सबके सामने प्रकट करेंगे, लेकिन अपना बेटा अगर कितना हो बड़ा अगर गलत हो जाए तो हम पक्षपात करते। यही हमारा समाज है। अपने बेटा की गलती को अपन बेटा लाख गलती करे तो बउआ, और दूसरा का बेटा गलती करे तो बहुत बड़ा गुनहगार। यही प्रवृत्ति है हमारे समाज की। तो वही प्रवृत्ति सेन साहब की। सेन साहब को गिरधर के बेटा मदन की गलती दिखाई देती है कि ऐसा लड़का आगे चल के चोर, डाकू, आवारा, बदमाश बनेगा, लेकिन अपना बेटा जो बोलते हैं कासू है, इसमें 1000 बुराइयां है। अमीर का बेटा है, ऐसा हुआ आप याद रखिएगा कि झगड़ालू होगा, बिना बातें कहता है, किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, सबसे अपने बाप का रोब दिखाता है। कहने का अर्थ है कि आपको किसी से डरता नहीं है। तरह तरह के कार्य है, बाप के ऐश्वर्य आराम के चलते ई खराब रहता है, अपना बेटा खराब हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी क्या है कि शाम को गिरधर आता है तो गिरधर को बुलाते हैं, गिरधर को बोलते हैं बहुत ज्यादा। गिरधर जाके फिर अपने बेटों को पीट रहा है, मदन को मार रहा है। अब मदन को कह रहे कि तू काहे छुआ है गाड़ी, काहे उनसे लगा है। मदन रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब उसके रोने की आवाज सुनकर जानते हैं भगवान सेन साहब के कलेजे में ठंडक पड़ती है, क्योंकि इस दयालु व्यक्ति एक दूसरे को उजड़ता घर को देकर, जलता घर को देकर उसे तरसली मिलता है। बहुत सारे व्यक्ति को आप लोग देखिएगा कि किसी का काम बिगाड़ कर खुश होता है, बनाने से नहीं। आपको बोलते हैं उसे बिगाड़ कर खुश होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको बताते हैं कि यहां पर सेन साहब है। सेन साहब उनको दुखी करके बड़ा खुश होते हैं। जब वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है तो इनके कलेजे को ठंडक मिलती है। इनकी पत्नी इनके आदत से दुखी है, लेकिन वह बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती। अब क्या है कि एक दिन का बात है कि इनके कुछ मित्र वगैरह आए जाते हैं कि इनके तो सेन साहब के सब कोई बैठ के चाय वगैरह पीते हैं, जिसमें पत्रकार महोदय है, बहुत सारे मित्र है। अब अमीरों व्यक्ति का संगत अमीरे से ना है, पूंजीपति लोग आए हुए हैं। सब कोई अपने अपने बेटा की तारीफ बांध रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम डॉक्टर बनाएंगे, कोई कह रहा है कि हम, कहने का अर्थ है कि आपको वैज्ञानिक बनाएंगे। पत्रकार महोदय से एक आदमी पूछता है कि आप क्या बनाइएगा, तो इनका पत्रकार महोदय कहता है कि हम तो एक साधारण सा मित्र हैं, साधारण से इंसान है, अपने बेटा को हम पत्रकार ही बनाएंगे। सारा कोई इनकी हंसी उड़ाने लगता है कि देखो ना, एक साधारण सा जिंदगी जीने वाला इंसान है तो वैसा ही नहीं बनाएगा। तब तक बाहर कुछ टूटने फूटने की आवाज आती है। इनका मित्र इनसे पूछता है कि आप अपने लड़का को कथी बनाएंगे, तो ये कहते हैं कि हम अपना लड़का को इंजीनियर बनाएंगे। क्या कि पढ़ाई लिखाई, तो सेन साहब कहते हैं पढ़ाई लिखाई में समय काहे बर्बाद करने जाए, डायरेक्ट सीधे हम उद्योग से, कंपनी से मैकेनिकल को बुलाकर और क्या करते हैं कि उसको इंजीनियर ही बनाने का कार्य करेंगे। ऐसा प्रस्ताव रखते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। नतीजा ये है कि अब तब तक बाहर कुछ टूटने फूटने की आवाज आती है। सब कोई बाहर जाकर देखते हैं तो सेन साहब के दरवाजे पे सारे इनके दोस्तों की जो गाड़ी लगी है उसका शीशा टूटा हुआ है, फूटा हुआ है। कोई व्यक्ति देखता है कि वहां पर क्या है कि आपको बोलते हैं कि गाड़ी का जो चक्का है वह पंक्चर होने के क्रम में है। अब नतीजा यह है कि सब कोई अंदर जाके देखता है तो देखता है कि वह तेजी से भागता है कासू, तेजी से कासू भागने के क्रम में है। अब जैसे ही भागता है
तो आपको उनके समीप सब कोई जाकर देखता है तो सबका शीशा उसा टूटा हुआ है, सबको नुकसान करने वाला कासू है। सेन साहब अपने बेटे के गलती पे पर्दा डालते हैं। माँ बाप यहीं पे त्रुटि करते हैं। यदि आप अपने लड़की को बेहतर बनाना है तो आप उन्हें मध्य स्तर का व्यवहार कीजिए, उनके गलतियों पे पर्दा मत डालिए। या उनकी गलती पे पर्दा डालते हैं और कहते हैं कि गलती पर भी वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटा में तो अभी से ही इंजीनियर का लक्षण दिखाई दे रहा है। जब यह शब्द सुनते हैं, मैकेनिकल को बुलाकर गाड़ी ठीक किया जाता है और कासू चले जाते हैं। अभी ये अपने पुत्र का खीस, फिर यह अपना गुस्सा, अपने पुत्र का गुस्सा उतारने लगते हैं। किस पर? मदन पर। दूसरे पर ही उतरवाना आरंभ करते हैं और नतीजा ये है कि फिर उसको डांट सुनवाते हैं। अब डांट सुनवाने के कारण बाहर क्या है, अब गिरधर का बेटा जो मदन है वह लड्डू नचाने का कार्य करता है और वहां काशी पहुंचता है और अपनी बाप की रोक दिखाते हुए कहता है कि है मदन, लड्डू दो मुझे नचाने के लिए। जब यह नहीं देता है तो दोनों में आपको बोलते हैं कि विवाद नहीं, नोक झोंक हो जाती है। अब क्या है कि जो कासू है यह मदन के ऊपर हाथ उठा देता है। मदन भी क्या करता है कि अपना जोरदार गुस्सा मारता है उसके मुख पे और उसके 2 दांत तोड़ देते हैं। अब जो 2 दांत तोड़ देते हैं और उसको पीट कर, और वह क्या होता है कि वहां से भाग जाते हैं। अब वह घर छोड़कर, लेकिन बोलते हैं कि अपने घर ना जाकर बस्तियों में घूमने चले जाता है, भाग जाता है। नतीजा क्या है कि आपको बताते हैं कि अब एक घटना सामने आती है यहां पर मनोविज्ञान पर। अब मदन के मन में यह बात चलने लगता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ देंगे, क्योंकि सिर्फ कासू का थोड़ा सा उससे कोई शब्द बोल देते थे तो पिताजी मुझे इतना पीटते थे, इतना मारते थे। आज तो हम उसके 2 दांत तोड़ दिए हैं, इसलिए इसके मन में नकारात्मक सोच चला आता और ये कहते हैं कि हम यहां से चले जाएंगे घर छोड़कर। लेकिन जैसे तैसे करके सांझ होती है और सांझ होती है तो अपने मन को मनाता है कि चलिए ना पिताजी पीटवे ना करेंगे, ऐसा कह के यह घर चलने की बात सोचता है। अब अंधेरा है, अंधेरा हो चुका है और यह मन ही मन कल्पना कर रहा है कि हे ईश्वर, अब की बार बचा लीजिएगा, अब की बार मुझे पिताजी से पिटाई नहीं खिलवाइएगा, क्योंकि इसके बाद में कान पकड़ते हैं कि कोई मारबो करेगा, कोई कितना गाली बोलेगा तो हम कोई शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अब की बार बचा लीजिएगा। वह बोलते हैं कि जिन बाबा को याद कर रहा है, अन्य उसको जो जो देवता याद कर रहा है उन सबको याद कर रहा है और सबका स्मरण करते करते घरे पहुंचता है तो देखता है कि मम्मी पापा में कुछ खुसुर फुसुर हो रही है। यह सोचता है कि चलिए जैसे तैसे करके वो बिल्ली, इनका बोलते हैं कि रसोईया है, उस जने आपको थोड़ा सा शौक है जाने के लिए, जरा बिल्लियां आने जाने का कार्य करती है, वही रास्ता से रसोईया में चला जाता है। लेकिन यहाँ इसका नसीब भी साथ नहीं देता है कासू का। अब क्या है कि अंधेरा है, अंधेरा है तो क्या होता है कि इसका पैर टकराता है बर्तन से, सारा बर्तन वहां गिर जाता है। अब इनके पिताजी कहते हैं कि अरे देखो तो कि रसोईया में शायद कोई प्रवेश किया है। ये कहते हैं कि बिल्ली है। इनकी माँ कहती है कि अच्छा हम डंडा लेकर जाते हैं और क्या करते हैं कि मारकर भगाएंगे। लेकिन माँ लालटेन लेकर जाती है, रोशनी का प्रबंध करती है तो देखती है कि सामने खड़ा है कौन? मदन। काफी डरा हुआ, सहमा हुआ। अब क्या है कि ये कहते हैं, इनके पिताजी पूछते हैं कि कौन है, तो इनकी पत्नी कहती है कि मदन है। अपना नाम सुनकर अंदर तक कांप जाता है मदन। इनके पिताजी कहते हैं ठीक है हम आ रहे हैं। पापा की आने की खबर सुनकर इसका और दिल का जो धड़कन है बढ़ जाता है। जैसे जैसे पापा का कदम रसोईया की तरफ बढ़ रहा है, इसका मदन का हालत खराब होता जा रहा है। मदन मन ही मन सोच रहा है कि पापा जी पहले क्या करते हैं, बाल पकड़ते हैं। अब पहले बाल पकड़ लेते हैं तो पीठ के तरफ से वार करना आरंभ करते हैं। अब इसको गुस्सा आ रहा है कि सवेरे ही इनके पिताजी कहते कि बाल छोटा छोटा करवा लेना। ये सोच रहा है कि काश अगर बाल छोटा छोटा करा लिए रहते तो न पकड़ाता, पिटाइया थोड़ा कम पड़ता। अब जैसे जैसे पिताजी आगे बढ़ रहे हैं इसका हालत खराब होता जा रहा है। और आपको याद रखिएगा कि ठंडे के मौसम में भी पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो जा रहा है। जब वहां पहुंच रहे हैं इनके पिताजी क्या करते हैं कि गिरधर मदन को मारने के बजाय उसको सीने से लगा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा
आज से हम लोग सेन साहब का नौकरी छोड़ दिए, कल से हम लोग इस रूम को कमरे को बदल देंगे और कहने का अर्थ है मेरा बेटा भी अच्छा बनेगा। मदन अपने पिता के सीने से लिपट कर लगता है रोने और कसम खा लेता है कि आज के बाद से हम कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए